नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एसकेएस में। एनसीईआरटी ज्योग्राफी का ये भाग 4 है। इससे पहले एनसीईआरटी ज्योग्राफी के 3 भाग दिए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर के उसको देखें। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास में हम देखेंगे वायु की राशियाँ। ठीक है, क्या आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैल करके पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोक करके ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। और इसके अभाव में धरती इतनी ज़्यादा ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होगा। किंतु कार से निकले हुए धुएं वायुमंडल में इसका स्तर जब बढ़ता है तो ऊष्मा से पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। इसे भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ भी पिघल जाती है। इसके परिणाम स्वरूप जो समुद्र का जल स्तर है उसमें वृद्धि हो जाती है, जिससे कहते हैं ना कि ग्लेशियर पिघल जाते हैं। और ग्लेशियर जब पिघलेंगे तो जाहिर सी बात है कि समुद्र का जो जल स्तर है उसमें वृद्धि हो जाएगी, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आने की संभावना बन जाएगी। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाना ये एक खतरे की घंटी रहती है, और कार्बन डाइऑक्साइड का न होना यह जीवन के लिए असंभव है। तो इसका नियमित रूप से एक बने रहना ज़रूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी है कार्बन डाइऑक्साइड, और ज़्यादा हो जाने पे विनाशकारी साबित हो जाएगी। ठीक है, हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है, और सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर न हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर के जल सकते हैं एवं रात के समय जम सकते हैं। अतः यह वायु राशि जिसे हम पृथ्वी में परतें हैं, 5 परतें हैं जो वो हमें सूर्य की किरणों से बचाती हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, ये जो है सूर्य से आने वाली जो विकिरण होती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, उसे हमें बचाती हैं। वायुमंडल का संगठन को देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होती है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी 2 गैसें हैं जिससे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती हैं। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद हैं। आइए इसको चित्र से देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा भाग जो है वो है नाइट्रोजन का 78%, उसके बाद है ऑक्सीजन का 21%, और उसके बाद 0.03% है कार्बन डाइऑक्साइड, और आर्गन का 0.93%, और अन्य जो है अन्य में बहुत सी गैसें हैं। 0.04 में कई गैसें हैं जो इसी में सीमित हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है, जैसा कि हमने अभी ऊपर देखा। जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधे को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे सीधे वायु में नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। मृदा के कुछ पौधे की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन ले करके इसके स्वरूप को बदल देते हैं, जिसे पौधे इसका उपयोग कर सकें। तो होता क्या है कि जो दलहन फसलें होती हैं उसकी जड़ों में कुछ जीवाणु पाए जाते हैं। वह जीवाणु वायु से नाइट्रोजन को ले करके नाइट्रेट में परिवर्तित करके पौधे की जड़ों तक पहुंचाते हैं, जिससे उनकी आपूर्ति हो जाती है। और इसके बदले में जो जीवाणु होते हैं वो जड़ से अपनी जो पूर्ति होती है उसको लेते हैं, जो उनकी आहार होती है उसकी पूर्ति कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है।
मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष को काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने इस पे बैन लगाया है और अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं इस पर बहुत ज़्यादा जोर डालती हैं कि बहुत ज़्यादा वृक्षों को ना काटा जा सके। इसके लिए कई कानून बनाए गए हैं। क्या आप जानते हैं जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर के ऊपर उठती है। हल्की वायु सघन और भारी होती है, इसलिए इसमें नीचे रहने वाली प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु ऊपर उठ करके आसपास के क्षेत्रों में ठंडी वायु के स्थान को लेती है। मतलब कि जब गर्म वायु होती है तो वो उड़ जाती है, मतलब हल्की हो जाती है। जब गर्म वायु होगी तो वो हल्की होकर के ऊपर उड़ जाएगी। गर्म वायु हल्की होकर के ऊपर उड़ जाती है। तो जो भारी वायु होती है वो उसका तो ये प्रक्रम जो है वो चलता रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। जैसे मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्य तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन जो है वो बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। वे वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। वायुमंडल की संरचना को देखते हैं। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती हैं। जैसे क्षोभमंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, बाह्य मंडल या आयन मंडल एवं बहिर्मंडल। क्षोभमंडल के बारे में जान लेते हैं। यह परत वायुमंडल में सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसमी जो सभी घटनाएं होती हैं जैसे वर्षा है, कोहरा है, ओलावर्षण है, इसी परत के अंदर होती हैं। तो जितनी भी मौसमी क्रियाएं हैं वो सब इसी में होती हैं। और इसमें एक बात आप जान लीजिए कि ये जो औसत ऊंचाई इसकी 13 किलोमीटर दी गई है, तो ये इसकी औसत ऊंचाई ध्रुवों पर इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर नहीं होगी। ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई जो होगी वो तकरीबन 9 किलोमीटर होगी। ठीक है, तो इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, समताप मंडल को देख लेते हैं। क्षोभ मंडल क्षोभ सीमा के ऊपर समताप मंडल होगा। ठीक है, समताप मंडल यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। यह परत बादल एवं मौसमी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। तो जब यहाँ पे मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं तो यहाँ पे जो वायुयान होते हैं उनके लिए अनुकूल स्थितियाँ होती हैं। तो जो समताप मंडल में ही वायुयान चलते हैं। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैस हमारी रक्षा करती है। जो परत होती है ओजोन की, ये इसी समताप मंडल में के नीचे पाई जाती है। ठीक है, जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, सूर्य से आने वाली किरणें होती हैं, उसको ये रोकती हैं। जो हानिकारक किरणें होती हैं उसको रोक देती हैं। ठीक, मध्य मंडल को देख लेते हैं। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है, या कह लीजिए समताप सीमा के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली होती है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इसी में आने के बाद जल जाते हैं। जो उल्कापिंड होते हैं वह जब इसमें मध्य मंडल में प्रवेश करते हैं तो उनमें घर्षण होता है और घर्षण होने से उनमें आग लग जाती है और वो आग का गोला जैसा दिखाई देता है और तेजी से पृथ्वी की ओर धरती की ओर पृथ्वी की ओर बढ़ते चले जाते हैं। जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है वो भी उसको मदद करती है अपनी ओर खींचने के लिए। ठीक है, तो आइए वायुमंडल को देखते हैं। वायुमंडल में बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ साथ तापमान में अधिक
अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयनमंडल इस परत का एक भाग है। यह 80 से लेकर के 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है। बहिर्मंडल को देख लेते हैं। बहिर्मंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैस जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती हैं। अच्छा, आपको ये पता होगा कि हीलियम और हाइड्रोजन, हीलियम गैस जो बैलून होते हैं जो हवा में उड़ते हैं उनमें हीलियम गैस होती है, ठीक है। उसमें अगर हाइड्रोजन गैस डाल दें तो भी वो उड़ेगी, जो बैलून है वो फिर भी उड़ेगा। लेकिन हाइड्रोजन अगर वह ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो उसमें आग लग जाएगी। इसलिए बैलून में जो गैस भरी जाती है वो हीलियम भरी जाती है, ना कि हाइड्रोजन भरी जाती है। वैसे हाइड्रोजन हीलियम से भी हल्की गैस होती है, तो इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये देखिए एक चित्र दिया हुआ है। इसमें तापमान को भी दर्शा देते हैं कि देखिए इसमें दिया नहीं गया है। एनसीईआरटी की ये पिक्चर है। माउंट एवरेस्ट से लेकर के ये क्षोभ सीमा के बारे में बता रहा है। क्षोभ मंडल और क्षोभ सीमा यहाँ पे जब बढ़ते हैं तो 80 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है। -80 डिग्री सेल्सियस तापमान, मतलब कि यहाँ पे तापमान जो होता है वह घटता है इस दिशा में जाने पर, ठीक है। उसके बाद जब सीधे होता है तो तापमान स्थिर होता है। फिर धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी होने लगती है, धीरे धीरे करके और बढ़ोतरी होने लगती है। इसी प्रकार से आगे चलने पे तापमान थोड़ा सा स्थिर होता है। उसके बाद तापमान में फिर से गिरावट आने लगती है और अंत में जो तापमान होता है वो स्थिर होता है। उसके बाद फिर बढ़ने लगता है। स्थिर होने के बाद फिर तापमान में बढ़ोतरी होने लगती है। तो इसमें ध्यान में रखिएगा, ये मध्य मंडल है, मध्य सीमा है, वायुमंडल है, उसके बाद बहिर्मंडल है। मौसम एवं जलवायु। क्या आज वर्षा होगी? क्या आज दिन साफ होगा? क्या धूप निकलेगी? कितनी बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच में भविष्य पर अनुमान लगाते हुए सुना होगा। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर, तो मौसम वह है जो इसे नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता है। मौसम वायुमंडल के प्रत्येक घंटे तथा प्रतिदिन की स्थिति होती है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकते हैं। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है। हम घूमने की योजना भी बना लेते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। क्या अब आप समझ गए हम मौसम के दैनिक पूर्वानुमान क्यों कह रहे थे? क्या आप जानते हैं, यह जानकर के आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा का 20 करोड़ का भाग है, उसका सिर्फ एक भाग है। तो ये बहुत बड़ी राशि होगी। तापमान, आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में ज़्यादा गर्म होती हैं, ठीक है। तो तापमान एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। आतपन सूर्य ताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। इसको सुधार लीजिएगा। इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। क्या अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से ढके हुए हैं? यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकती हैं। गांव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय एस्फाल्ट से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। रात के समय ये ऊष्मा मुक्त हो जाती हैं। नगर में भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। क्या आप जानते हैं तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है? इसका आविष्कार एडवर्ड सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पे जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। वायुदाब।
यह जानकर के आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। वायु दाब के ऊपर की ओर जाने पर तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता है। वायु दाब क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्र में वायु गर्म होकर के ऊपर उठती है। यह निम्न दाब क्षेत्र में बादल युक्त आकाश में नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। वायु दाब को इस प्रकार से समझा जा सकता है। अगर इसको समुद्र तल पर वायु दाब को अगर देखा जाए तो ये 1000 समुद्र तल पर होगा, 1000 के करीब। और यह जब ऊपर की ओर आएगा तो ये तकरीबन 500 हो जाएगा, मतलब बहुत ही तेजी से घटता है। लेकिन उसी प्रकार अगर क्षैतिज रूप में अगर देखा जाए, निम्न दाब क्षेत्र उच्च दाब क्षेत्र यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है। दोनों जगह निम्न दाब और उच्च दाब है, और यहाँ पे भी निम्न दाब है और उच्च दाब है, यहाँ पे भी निम्न दाब और उच्च दाब मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर 1000 है तो यहाँ पे आते आते सिर्फ 900 ही होगा, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखिएगा। क्या आप जानते हैं चांद पर वायु नहीं है? अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो वे विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यदि वे अंतरिक्ष पोशाक को न पहने तो अंतरिक्ष यात्री के शरीर द्वारा विपरीत बल लगने लगेगा। इस कारण उनके रक्त शिराएं फट जाएंगी, जिससे अंतरिक्ष में यात्री का रक्त स्रावित हो जाएगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब चंद्रमा पर वायु दाब नहीं है तो वहाँ पे जब वायु दाब नहीं है तो हमारा जो शरीर है ये वायु दाब के अनुसार ही ये ढला हुआ है। अगर जब वायु दाब नहीं मिलेगा तो शरीर जो है ना वो फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा उसमें। तो जैसे कि देखा होगा कि लद्दाख में जो लोग जाते हैं कभी कभी उनके नाक से खून निकलता है, ठीक है। या पेन है, पेन की जो रिफिल है, स्याही ये बाहर आने लगती है। जब तक ये नीचे है वायु दाब मिल रहा है तो ये रिफिल जो है वो इसमें बनी रहेगी जैसे है। जैसे जैसे ये ऊंचाई के क्षेत्रों पे जाएगी तो ये इसमें इसकी जो रिफिल है वो निकलने लगेगी, ठीक है। कम तापमान वाले क्षेत्र की वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु निवज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। पवन को देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी पछुआ पवन कहते हैं। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु गति को पवन कहते हैं। आप पवन को काम करते देख सकते हैं जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उठाती अथवा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धुएं को उड़ाते देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर के चलना आसान नहीं होता है। 3 अन्य उदाहरण सोचिए जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हुई हो। पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है: स्थायी पवनें, मौसमी पवनें, स्थानीय पवनें। एक एक करके देख लेते हैं। व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें स्थायी पवनें हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है। मौसमी पवनें, यह पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें। स्थानीय पवनें, ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र में गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है? इसे लू कहते हैं। ये एक चित्र दिया हुआ है एनसीईआरटी का, इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये आपको भूमध्य रेखा दिख रही होगी। वर्ष भर जो सूर्य का ताप होता है वो वर्ष भर यहाँ पर पड़ता रहता है। तो इससे होता क्या है कि समुद्र का जो जल है वह गर्म हो जाता है। गर्म होकर के यह इसकी
जो वाष्प है वो ऊपर उठने लगती है। ठीक है, तो यहाँ निम्न दाब का क्षेत्र हो जाता है। निम्न दाब का क्षेत्र हो जाता है तो आप ये देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ जो उच्च दाब का क्षेत्र है तो ये निम्न दाब के क्षेत्र की ओर पवनें जो हैं वो आने लगती हैं, और यहाँ से भी पवनें जो है वो आने लगती हैं। अच्छा, उपोष्ण उच्च दाब हॉर्स अक्षांश इसको नाम दिया क्यों गया है? तो इसको इसलिए दिया गया है कि जो समुद्री जहाज होते थे घोड़े से लदे हुए होते थे, तो हवाएं क्या होती थी ना, ऊपर से नीचे की ओर यहाँ पे हवाएं आती थी। जब यहाँ से देखिए हवाएं ऊपर उठ रही हैं तो उसके बाद हवाएं जो होती थी यहाँ पे नीचे की ओर आती थी। तो यहाँ पे जो समुद्र में जहाज के जो कप्तान होते थे वो ये सोचते थे कि समुद्र द्वारा घोड़ों की मांग की जा रही है, तो वो अपने घोड़े को उतार करके बाहर फेंक देते थे समुद्र में। तो वो सोचते थे कि समुद्र जो है वो बलि मांग रहा है, तो दो चार घोड़े उतार करके वो दे देते थे, जिससे जो जहाज होता था तो वो हल्का हो जाता था और गमन करने लगता था, आसानी से तैरने लगता था समुद्र में। तो होता यही था, तो इसलिए इसको उपोष्ण उच्च दाब हॉर्स अक्षांश नाम दिया गया है। ठीक है, तो आप ये देख रहे होंगे कि ऊपर जो है ये उच्च दाब का क्षेत्र है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जो हवाएं हैं वो गमन करती हैं। ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा। चक्रवात के बारे में देख लेंगे। प्राकृतिक आवेश। भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात का खतरा बना रहता है। देखिए उड़ीसा जो है, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा आपदाएं आती हैं। इतनी ज़्यादा आपदाएं आती हैं, इतना ये राज्य परेशान रहता है आपदाओं से कि जिसकी कोई सीमा नहीं। जितने चक्रवात होंगे तो उड़ीसा में बाढ़ आ जाएगी, आंधी तूफान, मतलब ये राज्य हमेशा ग्रसित रहता है आपदाओं से। तो चलिए आइए देख लेते हैं। भारत में पूर्वी समुद्री तट पर स्थित उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवात का खतरा बना रहता है। 17-18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया था। देखिए वो मतलब कितना मतलब कष्टदायी है। 29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महाचक्रवात आया जिससे राज्य के एक बड़े भाग में तबाही मच गई। मुख्यतः पवन का वेग, वर्षा तथा ज्वारी प्रोक्षण से हानियां हुई। 260 किलोमीटर प्रति घंटे तक के वेग वाली पवन 36 घंटे से भी ज़्यादा समय तक चलने लगी। तीव्र वेग वाली इस पवन ने पेड़ों को उखाड़ दिया, कच्चे घरों को नष्ट कर दिया, अनेक औद्योगिक भवनों तथा अन्य घरों की छतों को उड़ा दिया, मतलब सब कुछ तहस नहस कर दिया। विद्युत आपूर्ति एवं टेलीफोन लाइन पूरी तरह से कट गई। चक्रवात के फलस्वरूप लगातार 3 दिनों तक भारी वर्षा होती रही। इस वर्षा के कारण उड़ीसा की प्रमुख नदियों में बाढ़ आ गई। चक्रवाती पवनों के कारण उठी ज्वारीय तरंगें स्थल पर 20 किलोमीटर तक आ गईं। फलस्वरूप तटीय क्षेत्रों में भयानक तबाही हुई। अचानक 7 से 10 मीटर ऊंची ज्वारीय तरंगें आ गईं, जिसके कारण तैयार खड़ी धान की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई। मतलब कि ऐसा प्रलय कि किसी भी तरह से इस राज्य को बख्शा नहीं प्रकृति ने। बहुत अभी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे विपत्ताएं मतलब आपदाएं आती ही रहती हैं उड़ीसा में। चक्रवात द्वारा विनाश। 25 अक्टूबर 1999 को पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में अवदाब के कारण यह चक्रवात उत्पन्न हुआ और यह धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ा। गहन होकर के इसे महाचक्रवात के रूप में धारण कर लिया गया। 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे उड़ीसा में इरेसामा एवं बालीकुंडा के बीच क्षेत्रों में प्रभावित किया। इस महाचक्रवात में भुवनेश्वर, कटक और 28 तटीय पूरे तट को बर्बाद कर दिया। इससे पहले 130 लाख लोग प्रभावित हुए। बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हो गई। धान, सब्जियों एवं फलों की खाड़ी फसलों का भारी नुकसान। ज्वारी प्रोत्कर्ष से उत्पन्न हुई लवणता के कारण कृषि योग्य विशाल भू क्षेत्र अनुपजाऊ हो गए। साल, सागवान एवं बांस बागवान वाले विशाल भू क्षेत्र नष्ट हो गए। पारादीप एवं कोडांग के बीच स्थित मैंग्रोव जल लुप्त हो गए। आर्द्रता। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। वायु किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो
उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है, इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिनों में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है एवं हमारे शरीर का पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं। जैसे आपने दक्षिण भारत में देखा होगा, दक्षिण भारत में जो पुरुष होते हैं वह ज़्यादातर लुंगी पहनना पसंद करते हैं। लुंगी वो इसलिए नहीं पहनते हैं कि उनका प्रचलन है या शौक है, वह इसलिए पहनते हैं कि प्रकृति ने उन्हें मजबूर किया है। क्योंकि अगर वह टाइट कपड़े अगर पहनेंगे तो उनको असहज महसूस होगा, तो इसलिए वो ऐसे कपड़े पहनते हैं जिसमें उनको सुविधा हो सके। तो लुंगी जो होती है वायु में वायु का आदान प्रदान होता रहता है, लुंगी से मतलब वो सहज महसूस करते हैं। ले देकर के बात ये है, इसमें देख लीजिए ये ठंडी वायु है और ये गर्म वायु है। चक्रवाती वर्षा कैसे होती है? चक्रवाती वर्षा जो हमारी मानसूनी जो वर्षा होती है, माफ़ कीजिएगा, जो तूफान होते हैं वो चक्रवाती वर्षा लेकर के आते हैं, ठीक है। और ये देखिए आर्द्र वायु पर्वतीय वर्षा कैसे होती है कि ये आर्द्र वायु होती है और ये जब वायु ऐसे समानांतर चल रही है वायु और अचानक से यहाँ पर पर्वत आ जाता है, तो ये पर्वत जो होते हैं पर्वत के ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। जैसे वायु ऊपर चढ़ती है तो ऊपर पहुँच करके ये वायु ठंडी हो जाती है, क्योंकि नीचे का तापमान निम्न है, ऊपर का मतलब नीचे का तापमान जो है वो गर्म है और ऊपर का ठंडा तापमान है। तो ऊपर जो है यहाँ पे वायु संघनित हो जाती है और अपना जितना भी आर्द्र है वो छोड़ देती है, वर्षा जल को त्याग देती है। उसके बाद जब वायु आगे बढ़ती है तो ये सूखी वायु होती है, इसमें नमी बिल्कुल नहीं रह जाती है, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखिएगा, ये पर्वतीय वर्षा होती है। जब जल वाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जल वाष्प संघनित होकर के ठंडा होकर के जल की बूंद बनाते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर न सकें तब ये वर्षण करना शुरू कर देती हैं, ठीक है। तो ये देखिए कि गर्म वायु है और ये संवहनीय वर्षा, संवहनीय वर्षा कहाँ पर होती है? जैसे कि इक्वेटर पे अगर आप देखेंगे तो समुद्र से जो पानी होता है वो वाष्पीकरण हो करके सीधे ऊपर जाता है, ठीक है। और 2-3 बजे के आसपास वहाँ पे बहुत संवहनीय वर्षा मतलब बहुत खतरनाक वर्षा एक ये 2 घंटे के लिए होती है, लेकिन बहुत तेज वर्षा होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में वर्षा हो जाती है वहाँ पे, ठीक है। तो उसे संवहनीय वर्षा कहते हैं। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पदचिन्ह छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। वायु में गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्व के से पेड़ काटे जाते हैं, वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं: संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा एवं चक्रवातीय वर्षा। पौधे तथा जीव जंतु के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ आ जाती है, ठीक है। इसी के साथ आज का जो लेक्चर है वो समाप्त होता है। आशा है कि आप निरंतर पढ़ते रहेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहेंगे। जय हिंद।